नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और हम आज से कंटेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस में कितने चरण होते हैं, इन बातों पर हम बात करने वाले हैं। अभी तक हमने सैद्धांतिक रूप से कंटेंट एनालिसिस के बारे में, क्वांटिटेटिव, थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव के बारे में बात की थी, मगर कोई भी रिसर्च के बारे में आपको उसके ऑपरेशंस को, उसकी मेथडोलॉजी को, उसके प्रोसीजर को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे करते हैं इसको, कैसे का सवाल, हाउ टू डू इट, है ना, ये समझना हमको बहुत ज़रूरी है। तो ये सवाल जो है हम क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो इसका सबसे पहला कदम जो है वो है कि फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप हाइपोथेसिस को, क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं कंटेंट एनालिसिस की, तो आपको हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस आपको फॉर्म करने चाहिए। और हाइपोथेसिस कहाँ से आती हैं? हाइपोथेसिस आपके लिटरेचर ऑफ रिव्यू से आती हैं। मतलब जो सामग्री अभी तक उपलब्ध है क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस को लेकर, किसी भी मीडियम में हो, ज़रूरी नहीं कि आप प्रिंट में काम करें तो प्रिंट की भी हो, टेलीविज़न की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप टेलीविज़न में काम कर रहे हैं तो प्रिंट की आप नहीं कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो वो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स आपके पास होना चाहिए, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपके पास होना चाहिए। उन लिटरेचर रिव्यू में आप देखें कि थियोरी को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, क्या हाइपोथेसिस ईजाद की गई हैं, और क्या आपसे जो हाइपोथेसिस है क्या उससे वही इस्तेमाल करना चाहते हैं आप, या उससे मिलता जुलता कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक क्षेत्र चुनते हैं, जैसे प्रिंट, है ना, और उसमें फिर आप काम करने की सोचते हैं, तो आपके अंदर भी कुछ एक ललक, कुछ एक जिज्ञासा, कुछ सवाल होते हैं। तो ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो पहले रिसर्च हो चुकी है उससे वो सवाल मिलते जुलते हैं या नहीं हैं, ये आपको पता लगाना चाहिए। नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, कैसे वो सवालों को ढूंढा गया है, कैसे वो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया गया, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके लिए, इसके लिए कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है। बस एक सवाल है कि आपको दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो आपको खूब अपने क्षेत्र में, जिस विषय में आप काम कर रहे हैं, जिस मेथडोलॉजी को लेकर आप काम कर रहे हैं, जिस मेथड को लेकर आप कर रहे हैं, उसमें आप खूब अध्ययन करें, है ना। अपने क्षेत्र में नहीं, जैसे मैंने कहा केवल प्रिंट में कर रहे हैं तो प्रिंट में नहीं, अलग क्षेत्रों में भी, और उसमें कौन से थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किए गए इसके बारे में पता लगाएं। और फिर अपने अंदर सवाल को टटोलते रहें, सवाल करते रहें, अपने सुपरवाइज़र से बात करते रहें, है ना, तो या किसी और व्यक्ति से बात करते रहें। तो दो चीज़ें आपको स्पष्ट करती हैं। दिमाग के अंदर जो है सबसे पहले उथल पुथल होती है, समझ में नहीं आता है। ये दौर कभी 2 महीने लेता है, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने लेता है। मुझे कम से कम 6 महीने लग गए थे, जबकि मैं एक क्षेत्र के बारे में जिसमें मैंने PhD की थी उसके बारे में मैंने अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके बाद भी एक एंगल ढूंढना और एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की तलाश करना, एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें समय लगता है और इसमें आपको पढ़ना और दूसरों से चर्चा करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपके अंदर थोड़ा उसको जो है क्लैरिफिकेशन आता है, थोड़ा एक्सपेंशन होता है, थोड़ी जो बारीकियां होती हैं वो आपको समझ में आने लगती हैं। और जितनी बारीकी से आप किसी विषय का अध्ययन करोगे, जितने डेप्थ में जाओगे, उतने बढ़िया तरह से आप काम कर पाओगे। तो मैंने अब क्या किया है इस संदर्भ में, हाइपोथेसिस में जब आप काम करते हैं तो आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जैसे मैंने कहा आपको लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। उदाहरण की एक ये इस बताने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए कि कैसे काम किया गया, एक उदाहरण आपको थोड़ा सा स्पष्ट करेगा। आप कोई भी कंटेंट एनालिसिस पे, जैसे मैंने बताया, बहुत काम हो चुका है। किसी भी अच्छे, आप गूगल में जाइए, अपना क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस डालिए, तो आपको अधिकांश जो है PhD की थीसिस या MA की थीसिस या पेपर्स मिल जाएंगे। उसमें से कुछ आप देखिए आपके काम के हैं या नहीं है, फिर उनका अध्ययन कीजिए। तो जैसे मैंने एक चीज़ निकाली है, अब इसमें थीसिस की टाइटल क्या थी, है ना, जैसे क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की गई है, और मैं सिर्फ पहले पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस क्या थे। तो इसके टाइटल, थीसिस का जो टाइटल था वो PhD की थीसिस थी, उसका टाइटल था यूजिंग कंटेंट एनालिसिस टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मोटिव्स एंड कंज्यूमर एंगेजमेंट ऑन फेसबुक, है ना। तो फेसबुक पर
जब कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और एक एनजीओ समझ लीजिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जब फेसबुक पर अपने बारे में कुछ लिखते हैं या कुछ बताते हैं, तो उनके मोटिव क्या होते हैं और कैसे उनका कंज्यूमर के साथ, मतलब जो फेसबुक पढ़ता है इनके बारे में, जो भी फेसबुक पे लिखा गया है, उनके साथ इनका एंगेजमेंट कैसे होता है, ये मकसद था उसके पीएचडी का पता लगाने का। अब ये पीएचडी थोड़ी सी पुरानी है, फेसबुक आने के बाद ही निश्चित रूप से ये काम किया गया है, मगर इसकी अच्छी बात यह है कि इसने जो है एक डेवलपमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं और जो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है, तो इन दोनों के इस्तेमाल करने में क्या अंतर है। तो इन्होंने जो है कौन सा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया, इन्होंने 2 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किए, क्योंकि मोटिव्स के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने यूजेस ऑन ग्रेटिफिकेशंस का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया, और केवल एक ही थियोरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं, एक और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन फ्रेमवर्क, है ना। सेल्फ डिटर्मिनेशन फ्रेमवर्क के बारे में शायद आपको पूरा पता नहीं होगा, आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं, कहीं भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो 2 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किए। ज़रूरी नहीं है कि 2 आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें, एक ही लेकर आप काम कर सकते हैं, मगर इसने जो है 2 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किए हैं। तो जब ये विषय उनका तय हुआ है, जब ये उनका टॉपिक है, और जब ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल किए हैं, तो उनके दिमाग में शुरू में क्या सवाल आए और वो सवाल से फिर क्या जो है हाइपोथेसिस निकल के आई, इसके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। तो इसमें देखिए इनके पास कम से कम 5 सवाल निकल कर आए थे। पहला सवाल ये था कि व्हाट आर द कंपनीज मोटिव्स फॉर पोस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस फेसबुक पेजेस। 2 ऑर्गेनाइजेशन शायद इन्होंने लिए, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य क्या थे, इनका मोटिवेशन क्या था, किन चीज़ों के आधार पर क्यों उन्होंने फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू किया, ये पहला सवाल था, है ना। हम तो जानते हैं आज कि क्यों अधिकांश लोग, कंपनियां, नॉन प्रॉफिट फेसबुक पे अपने बारे में कुछ लिखती करती हैं, मगर फिर भी एक मोटिवेशन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एनजीओ का अलग अलग मोटिवेशन होते हैं। तो पहला इनका सवाल ये था कि भाई जी, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने बारे में फेसबुक क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा इनका सवाल था, थोड़ा बड़ा सवाल है, मैं देख कर पढ़ता हूँ। वेदर पोस्ट फ्रॉम कॉरपोरेट ब्रांड्स, मतलब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर पोस्ट फ्रॉम कॉरपोरेट ब्रांड्स विद ग्रेटर एडवर्टाइजिंग बजट्स लीड टू हायर कंज्यूमर एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया, और वेदर सोशल मीडिया लेवल्स द प्लेइंग field enabling non-profit organizations to compete with big corporations in engaging consumers on Facebook। कहने का मतलब ये है, दूसरा सवाल ये था, जब कोई कंपनी, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक का इस्तेमाल करता है, तो उसके पास निश्चित रूप से, जब आप इसको कंपेयर करते हैं एनजीओ के साथ, तो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, इसमें तो बात नहीं है, मगर हम जानते हैं उनके पास प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि शायद बहुत सारे एनजीओ के पास, कम से कम हिंदुस्तान में जो है, और शायद विदेशों में भी, इतने रिसोर्सेज, इतने पैसे और इतने प्रोफेशनल्स को वो लोग हायर नहीं कर सकते हैं। तो ये था कि कॉरपोरेट ब्रांड जब एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो क्या ये ज़्यादा कंज्यूमर एंगेजमेंट पैदा कर सकते हैं, है ना, या एक सोशल मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन दोनों को प्लेइंग फील्ड समान कर देता है, मतलब इन लोगों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये बड़ा रोचक सवाल है अपने आप में। तो ये जो है इनका दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल इसका ये था कि एग्जामिन वेदर एन एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन कंपनी पोस्टिंग मोटिव्स एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर फॉलोअर्स और एंड फेलोज। क्या संबंध है, चाहे वह एनजीओ करता है काम या कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक पे अपने बारे में कुछ लिखता है, तो उसमें एसोसिएशन किस तरह का होता है, है ना, उसके बारे में। और आखिरी इनका सवाल था कंपेयर लेवल ऑफ कंज्यूमर एंगेजमेंट बिटवीन कॉरपोरेट एंड नॉन प्रॉफिट फेसबुक पेजेस, दोनों के बारे में तुलना करनी, कंपेयर करना था। तो ये जो है 4-5 नहीं थे, मैंने शुरू में गलत बोल दिया, ये 4 उद्देश्य थे, मोटे मोटे उद्देश्य, जिसके आधार पर उनका ये बेसिकली रिसर्चर की ये प्रेरणा थी। अब उन्होंने फिर ये जब सवाल उन्होंने इनके दिमाग में आया, इन्होंने उसको फाइनलाइज़ किया, तो फिर उन्होंने कौन सा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में काम करना है, ये उन्होंने इसके बारे में तय किया है, अपने साइट सुपरवाइज़र से कंसल्ट किया हुआ। उन्होंने 2 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स चुने, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस फ्रेमवर्क और जो है उसके बाद सेल्फ डिटर्मिनेशन फ्रेमवर्क।
अब इसके बाद जो उनकी हाइपोथेसिस बनी, और ये हाइपोथेसिस इनके पास 3 थी, इसको बता के मैं अपने आज का जो लेसन ख़त्म करूँगा। पहला इनका हाइपोथेसिस था, कंपनीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर ऑफन पोस्टिंग विद इंट्रिंसिक मोटिवेशंस दैन विद एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस, है ना। तो इस हाइपोथेसिस में उन्होंने 2 तरह के मोटिवेशंस, उनके क्या उद्देश्य थे, क्या उनके पास, किस वजह से ये लोग जो है फेसबुक पे लिखना चाहते थे, अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहते थे। तो इन्होंने 2 तरह के मोटिवेशंस निकाले। तो इंट्रिंसिक, देखिए इंट्रिंसिक ये होता है कि आपके अंदर ही कुछ ऐसा उठता है, आप आसपास देखते हैं दूसरी कंपनी सब कर रही हैं, तो आपके अंदर भी होता है भाई हाँ अपन को भी फेसबुक में रहना चाहिए, अगर हम मॉडर्न दिखना चाहते हैं तो हमको फेसबुक पे रहना चाहिए, पूरी दुनिया ये काम कर रही है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहे हैं, तो हमको भी जो है फेसबुक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। दूसरा मोटिवेशन होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब बाहर, कि अगर हम अपने बारे में अपने फेसबुक पे अपने बारे में लिखेंगे तो दुनिया इसके बारे में पढ़ेगी, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो इसके बारे में पढ़ेंगे और अब हमारे कंपनी और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे। इसलिए जो है हमको जो है ना अपनी फेसबुक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, जो कंपनी के अंदर से एक आवाज़ उठती है कि भाई हमको ये काम करना चाहिए, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा ये होता है कि भाई अपने पाठक जानना चाहते हैं, जो है ना फेसबुक को जो पढ़ने वाले लोग हैं वो जानना चाहते हैं आपकी कंपनी के बारे में, इसके लिए हमको जो है अपने बारे में बताना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने बारे में फेसबुक पे बताना चाहिए। तो ये जो है ये एक पहला आपका हाइपोथेसिस हो गया है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप, 2 प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के मोटिवेशंस इंट्रिंसिक हैं या एक्सट्रिंसिक हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी हाइपोथेसिस फिर मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन आइडेंटिफाइड कॉर्पोरेट नॉन प्रॉफिट मोटिव्स एंड नंबर ऑफ कॉमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर्स बाई कंज्यूमर्स। तो इसमें सवाल ये था कि भाई जब कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कभी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब अपने फेसबुक के बारे में लिखता है तो उनका सोशल एंगेजमेंट कैसा होगा, और जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का काम करते हैं तो क्या नंबर ऑफ सोशल एंगेजमेंट, कहने के मतलब कितने लोग, मोटे मोटे रूप से कितने लोग लाइक करते हैं, है ना, फेसबुक के पेज को, जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी लाइक्स आती हैं उसमें, कितने कमेंट्स आते हैं उसमें। इस पीएचडी थीसिस में 2 चीज़ों का गया, कितने लाइक्स हैं और कितने कमेंट्स हैं। और जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक का इस्तेमाल करती है तो उनको कितने लाइक्स आते हैं, उतने कितने कमेंट्स आते हैं, ये पता लगाने की इसमें कोशिश की गई, ठीक है ना। और तीसरा और आखिरी हाइपोथेसिस ये था, देयर इज़ अ डिफरिंग लेवल ऑफ कंज्यूमर एंगेजमेंट बिटवीन कॉर्पोरेट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फेसबुक पेजेस। कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर एंगेजमेंट जो रहेगा वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जिनके अलग विभिन्न इनके उद्देश्य हैं, एक प्रॉफिट है एक नॉन प्रॉफिट है, तो इसके अंदर जो है कोई डिफरेंस रहेगा। और ये उन्होंने जो है ना कंटेंट एनालिसिस के द्वारा पता लगाने की कोशिश की गई। तो आप देख लीजिए इसमें कि कैसे जो है, इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जब आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो आपके पास एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होना ज़रूरी होता है, और उस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से आपको मिलते जुलते कुछ हाइपोथेसिस होने चाहिए। तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए और आपके पास हाइपोथेसिस होनी चाहिए। इस पीएचडी के बारे में ये था कि उन्होंने हाइपोथेसिस उठ के थोड़े और बेसिक सवाल जो थे, जैसे मैंने पहले आपको पढ़ के बताया 4 जो बेसिक सवाल थे, उसका भी उन्होंने जो है विस्तार से इसको बताया था। तो हम आज जो है अपना पहला पॉइंट क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस का कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बातचीत की है। कल हम किसी और पॉइंट पे बातचीत करेंगे। नमस्कार।